कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आने वाले दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों में सत्ताधारी पार्टी और गैर सत्ताधारी दल चुनावी मैदान को फतेह करने की कोशिशों में लग गए हैं। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव कई मायनों में बेहद ही दिलचस्प होने वाले हैं। जहां कोई पार्टी फिर से सूबे में सत्ता की आस लगाए बैठी है, तो कोई दल सत्ता हासिल करने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। इन्हीं राज्यों में से बात करें अगर केरल की, तो मुख्यमंत्री ओमेन चांडी सूबे में फिर से वापसी के प्रयास में जुटे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता, लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से अपना खास प्रोग्राम पब्लिक फेस। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे केरल के सीएम ओमेन चांडी के बारे में। चांडी बीते दिनों घोटाले को लेकर काफी विवादों में रहे। चांडी ने अपने कार्यकाल के दौरान केरल में कई विकासपूर्ण कार्य किए हैं। आज सीएम के पद पर काबिज चांडी का सियासी सफर आसान नहीं रहा। उन्हें सियासत की कसौटी पर खरा उतरने के लिए संघर्षों के दौर से गुजरना पड़ा। तो चलिए दिखाते हैं आपको चांडी का कैसे अपनी इसी सफलता के दम पर उन्हें श्रम मंत्रालय, गृह राज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में नियुक्त किया गया। साल 2004 में जब ए.के. एंटनी के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए केरल विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, तब एंटनी ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद ओमेन चांडी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन इसी बीच सियासत में चांडी का कड़ा इम्तिहान हुआ और साल 2006 के आम चुनावों में उनके नेतृत्व में पार्टी की हार हुई। ऐसे में चांडी ने भी नैतिक आधार पर अपना इस्तीफा दे दिया। साल 2011 के चुनावों में ओमेन ने पार्टी को बेहतरीन जीत दिलाई। कांग्रेस पार्टी को सूबे में जबरदस्त जीत दिलाने का श्रेय चांडी को दिया गया। इसी के परिणाम स्वरूप चांडी का राज तिलक किया गया और उन्हें इस जीत के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री का पद दिया गया। चांडी ने अपने शासनकाल के दौरान राज्य में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जैसे वल्लर पडोम कंटेनर प्रोजेक्ट के अंतर्गत हुए अशिष्ट भूमि अधिग्रहण के कारण कई ग्रामीणों को अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ा। तब चांडी के प्रयत्नों के द्वारा उन सभी बेघर पीड़ितों को रहने के लिए घर, सड़क, संपर्क, खाद्य सामग्री, पीने का पानी, बिजली आदि की सुविधा उपलब्ध कराई गई। लेकिन पीड़ितों को जो भूमि दी गई थी वो दलदली थी, इसलिए उसके भराव के लिए प्रत्येक परिवार को 75,000 रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की गई। किराए के तौर पर सभी पीड़ित परिवारों को 6 महीने तक 5,000 रुपए भी दिए गए। पीड़ित परिवारों को 27 महीने का एरियर भी दिया गया। वहीं जब खेतों में जहरीले और घातक कीटनाशक के छिड़काव से केरल के कई लोग इसकी चपेट में आ गए, तब चांडी ने ऐसे लोगों को मुहैया कराई जाने वाली राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी। शासन में पारदर्शिता स्थापित करने के लिए ओमेन चांडी ने 2 जुलाई साल 2011 से मुख्यमंत्री कार्यालय और बैठक कक्ष में होने वाली हलचलों को लाइव टेलीकास्ट करने की भी पहल की। ये गतिविधियां केरल सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर भी डाली जाती हैं। के दौरान भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आए। आम लोगों को मुसीबत में तुरंत राहत पहुंचाने के लिए चांडी ने कई ऐसे फैसले किए जो उन्हें एक परिपक्व राजनेता की श्रेणी में खड़ा करती है। मगर सूबे में करप्शन मुक्त शासन देने की कोशिश करने वाले चांडी खुद इससे बच नहीं सके। अभी हाल ही में उन पर सोलर घोटाले का आरोप लगा। घोटाले में नाम आने पर चांडी की छवि काफी प्रभावित हुई। पार्टी में भी उनके वजूद को तगड़ा झटका लगा। हालांकि चांडी पर पार्टी को अभी भी पूरा विश्वास है। वहीं इसी मामले में चांडी को अदालत से राहत मिल चुकी है। सोलर घोटाले के साथ साथ चांडी पर यौन उत्पीड़न का भी आरोप लगा था। तो चलिए दिखाते हैं आपको चांडी से जुड़े विवाद।
बीते साल सोलर मामले पर जांच आयोग के सामने ओमेन सहित उनके 2 मंत्रियों पर उसकी पार्टनर का सेक्सुअल फायदा उठाने का आरोप लगा। आरोपी बीजू राधाकृष्णन ने आरोप लगाया कि चांडी ने सरिता एस नायर नाम की उसकी बिजनेस पार्टनर को सेक्सुअली इस्तेमाल किया है। बीजू ने कहा कि चांडी के अलावा मंत्री शिबू बेबी जॉन, एपी अनिल कुमार और कांग्रेस के कई अन्य नेताओं ने भी नायर का इस्तेमाल किया। उसने दावा किया कि उसके पास नायर के दिए सबूत हैं और वे उन्हें आयोग के सामने पेश करना चाहता है। इसके अलावा बीजू ने यह भी आरोप लगाया कि उसने चांडी को घूस के तौर पर 3 किश्तों में 5.5 करोड़ रुपए भी दिए हैं। इसके बाद चांडी चौतरफा विवादों से घिर गए। विरोधी पार्टियों ने भी उन्हें निशाने पर लिया। हालांकि इन आरोपों से चांडी की कुर्सी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सोलर पावर घोटाले में घूस लेने का आरोप लगने पर मुख्यमंत्री ओमेन चांडी ने आरोपों को राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है। चांडी ने कहा कि शराब लॉबी की मिलीभगत उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि सरिता ने जो आरोप लगाए हैं वो इसी साजिश का हिस्सा हैं। इससे पहले साल 1991-92 में जब के करुणाकरन सूबे के मुख्यमंत्री थे तब ओमेन सूबे के वित्त मंत्री थे, तो वो इसी दौरान पामोलिन तेल के आयात में हुई धांधली के आरोपों से भी घिरे। इस घोटाले में केरल राज्य को 2 करोड़ 32 लाख का नुकसान उठाना पड़ा। साल 2010 में करुणाकरन की मृत्यु के बाद ये केस बंद हो चुका था, लेकिन दोबारा इसे मार्च 2011 में खोला गया। सोलर घोटाले में नाम आने से ऐसा लगा था कि चांडी से उनकी कुर्सी छीनी जा सकती है, मगर पार्टी का उन पर विश्वास कायम रहा। विवादों और आलोचनाओं के बीच भी चांडी ने अपने राज्य के विकास पर पूरा ध्यान दिया। विवादों के बीच भी चांडी ने हर कदम पर साबित किया कि वो सियासत के अनुभवी और मजेदार खिलाड़ी हैं। देश के प्रमुख सियासी राजनेताओं में अपनी जगह बनाने वाले चांडी अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहद ही सादगी से जीते हैं। ओमेन ने राज्य में प्रगतिशील और लोगों के कल्याण के लिए हमेशा ही कोशिशें की हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको ओमेन चांडी के निजी जीवन के बारे अक्टूबर 1943 को कोट्टायम जिले के पुथुपुली ग्राम के एक संपन्न ईसाई परिवार में हुआ था। ओमेन चांडी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जॉर्ज हाई स्कूल से पूरी करने के बाद और साधारण जीवन बिताने वाले ओमेन चांडी के लिए इस बार के विधानसभा चुनावों में कड़ी परीक्षा होने वाली है। केरल के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ सीपीआई और कांग्रेस के अलावा किसी भी पार्टी को सत्ता हासिल नहीं हुई है, लेकिन इस बार का महासंग्राम का रोमांच बेहद ही खास है, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी मोदी लहर के नाम पर केरल की जनता को लुभाने की फिराक में लगी हुई है, तो वहीं सीपीआई फिर से सत्ता में आने की कोशिश में है। ऐसे में कांग्रेस के लिए सत्ता पाने का संघर्ष बेहद ही कड़ा हो गया है। फिलहाल अब ये तो चुनावों के बाद ही पता चलेगा कि केरल की आवाम किस पार्टी को राज्य की बागडोर देती है। तो ये था आज का हमारा पब्लिक फेस। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी खास चेहरे के साथ, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।